जय हिंद। सभी छात्रों का स्वागत है सनराइज क्लासेस में। और बच्चों, आज से शुरू करेंगे हम आपका जो अभी एग्ज़ाम लगा हुआ है आरपीएफ का, इसका प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। और प्रैक्टिस सेट में भी सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो आपके पिछले प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें किस हिसाब से या किस टाइप का जीके जीएस आया था और मैथ कैसा आया था, रीजनिंग कैसा आया था, इन सब क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि 6 साल बाद जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है इसको कैसे क्रैक किया जाए और इसमें कैसे सिलेक्शन लिया जाए। और अभी इसके जो जीके जीएस है उसका पोर्शन सेट करेंगे ताकि देखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि अब जितना भी टाइम आपके पास बचा है 1 महीने का या फिर 10 15 20 दिन का, उसमें जीके जीएस कैसे पढ़ना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, आरपीएफ की वैकेंसी आपको पता है, इसमें एसआई की वैकेंसी भी आई है और इसमें कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई है। लेकिन हाँ, 2019 में जो वैकेंसी आई थी अभी उसमें और इधर की वैकेंसी में जो अभी आई है 2024 में बहुत फ़र्क है, वैकेंसी थोड़ी कम है। लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो जीके जीएस तो आपका हो ही जाएगा। और मैथ और रीजनिंग का भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये मान के चलिए कि आपका अच्छा खासा सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि आरपीएफ जैसे पेपर में, कांस्टेबल हो या फिर सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, इसमें किस प्रकार का जीके आता है और कैसा रीजनिंग आता है, कैसा मैथ आता है, ये हम सब इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी छात्रों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो एक्चुअली 2000, ध्यान देना बच्चों, जो एक्चुअली 2019 के आरपीएफ के पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो हूबहू ऑनलाइन पेपर हुआ था, उसी के ये क्वेश्चंस हैं। और इसमें साफ साफ ये भी आपको दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, और इससे एक अंदाज़ा तो आपको लग जाएगा कि अभी अंतिम दिनों में अपनी कैसी तैयारी की जाए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल संबंधित है। ठीक है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए आपका, ऑप्शन क्या है आपका, AKF4 या AIKF या फिर फीफा या बीसीसीआई। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, इसका पहला उत्तर आयोग ने क्या माना है, AKFI। ठीक है, AKFI वैकल्पिक 4। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर यह उत्तर हो जाएगा। कबड्डी खेल में AKFI का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ गए कि आपको स्पोर्ट्स की जानकारी रखनी है, स्पोर्ट्स के 1 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो जितना भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्या रूल्स होते हैं, स्पोर्ट्स में क्या शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, स्पोर्ट्स में कितने, किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी खेल में कितने टीम में कितने मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसका मुख्यालय कहाँ पर है और वर्तमान में उसके चेयरमैन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसके अधिवेशन के बारे में जरूर पूछ ले। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 1885, 1950, 1889 और 1947। तो बच्चों यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 1885। ठीक है, 1885 में हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। और अगर पूछ ले कि किसके द्वारा स्थापना हुई है तो आपका आंसर होगा, आपका आंसर यहां पर हो जाएगा A.O. ह्यूम और एनी बेसेंट। ठीक है, यानी हमारे भारत की सबसे पुरानी पार्टी है ये, 1885 का। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन बच्चों मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर या ऑर्गन। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गन। ठीक है, इस ये जो प्रैक्टिस सेट है, जो प्रीवियस पेपर है, इससे सिर्फ आपको एक डेटा लेना है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंपल सी चीज़ पूछ ली है कि भाई कब उसकी स्थापना हुई थी, तो उसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो इसी प्रकार से आपको पढ़ना है और सिंपल तरीके से इसका आंसर दे रहा है, यानी जीके जीएस को इतना हार्ड लेवल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप गहनता से इसका अध्ययन करेंगे तो आराम से एक पेपर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ऑर्गन हो गया इसका। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, 8 बिंदु बे या डंकन का संकरारस्त या फिर 10 डिग्री क्रीक या फिर आपका कोको बे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री क्रीक यानी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन भी है कि जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है, उनको कौन अलग करता है। यानी देखो, अंडमान निकोबार द्वीप तो है, तो अंडमान अलग है और निकोबार अलग है, और अंडमान और निकोबार को अलग करता है
जो स्टेट अलग करती है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करने वाला कौन सा चैनल है। तो बच्चों लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करने वाला 9 डिग्री चैनल है, और मिनी कॉय को और मालदीव को, मिनी कॉय और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चैनल आपको समझने पड़ेंगे। 10 डिग्री चैनल तो अंडमान निकोबार को अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनी कॉय को अलग करता है, और 8 डिग्री चैनल आपका मिनी कॉय और मालदीव को अलग करता है। तो देखो मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है जरा देखिए। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बैक्टीरियल। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और बच्चों आपसे पूछ सकता है कि जो टीबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है बच्चों ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, तो बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे जरा देख लीजिए, आरपीएफ में क्या पूछा गया है। घर्षण के कारण, साइंस का क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति डैश है। ठीक है, शामिल हो रही है, और सापेक्ष गति शामिल हो रही है, या बढ़ता है, या कोई परिणाम नहीं, या संघर्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका संघर्षण है। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, यहाँ पे साइंस भी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है आरपीएफ के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। गंगा महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा। ठीक है, कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है। और कोलेरू झील बच्चों कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और जो कोलेरू झील है ये लगून झील है। ठीक है, लगून झील है, और बंगाल की खाड़ी का पानी इसमें आता है। खारी झील है ये भारत की। ठीक है, और एक चीज़ और पूछता है, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछ ले कि भाई पुलिकट झील कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलेरू झील का डैश के त्रिकोण में पाई जाती है, यानी गंगा, गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में पाई जाती है, उसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है बच्चों, उसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि पुलिकट झील किन दो राज्यों के मध्य में स्थित है। तो जो पुलिकट झील है, लगून झील तो है ही, खारे पानी की झील तो है ही, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर तो वैसे 2 है, लेकिन अब एंग्लो इंडियन का जो एक विकल्प था वो अब हटा दिया गया है। मतलब लोकसभा में एंग्लो इंडियंस अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 352। ठीक है, सॉरी 552 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 552 सीटें। तो ये जो लास्ट के 2 सीटें थी ना, तो यही होता है एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करना। लेकिन अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये प्रावधान हटा दिया गया है। अब टोटल सीटें 552 की हैं। एंग्लो इंडियंस की जो मनोनीत होती थी वो अब हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये पूछ सकता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो आपको बता दें बच्चों, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब मनोनीत का ये एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करने का प्रावधान अब हटा दिया गया है लोकसभा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाता है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर के वांछित हॉल डैश के भीतर काम करने के लिए सूचित किया जाता है। 30 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, या 7 दिन के अंदर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 7 दिन के अंदर। ठीक है, संविधान का बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि संविधान के 2 प्रश्न आए हुए हैं, और साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जीके जीएस का एक अच्छा खासा मेल मिलाप है यहाँ पे। तो जीके जीएस तो बच्चों आपको अच्छा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे जरा देखो क्या बोल रहा है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एंथोनी वॉन लिगेनोग या रॉबर्ट ब्राउन? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक की बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन अगर कोशिका की बात करता ना तो वो रॉबर्ट हुक होता। ठीक है, अगर कोशिका की बात करता तो वो रॉबर्ट हुक होता, लेकिन यहाँ पर कोशिका के नाभिक की बात की गई है तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, आरपीएफ के लिए साइंस पढ़ लीजिएगा, जो भी किताब आपको अच्छी लगे, जो भी यूट्यूब चैनल अच्छा लगे, लेकिन साइंस को मत छोड़िएगा क्योंकि साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के देख लिए है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखो क्या बोल रहा है। अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? सांची पे, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या महरौली में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सारनाथ में। ठीक है, ध्यान देना, अशोक सम्राट जो मौर्य साम्राज्य से ताल्लुकात रखता है, जिसको चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, और सम्राट अशोक ने पियदस्सी, देव नाम पियदस्सी की उपाधि भी धारण की थी। तो अशोक का, सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वो बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में पाया गया था। और सारनाथ ही वो जगह है बच्चों जहाँ पर सर्वप्रथम, ध्यान देना बच्चों, जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्यों को, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक का है, कहाँ से मिला है? सारनाथ में मिला है। ठीक है, और सारनाथ कौन सी जगह है? सारनाथ वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे कितने कितने लोगों को? 5 अपने छात्रों को। और जब उन्होंने अपना उपदेश दिया तो उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि जब सम्राट अशोक ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो बच्चों उस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो देख रहे हो प्राचीन इतिहास से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्राचीन इतिहास का तो तीनों पोर्शन बच्चों, इतिहास का तो तीनों पोर्शन आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक भारत। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि मध्य से भी आ रहा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे आधुनिक भारत का भी इतिहास देख लिया, और देखो ये जो क्वेश्चन था अभी ये प्राचीन इतिहास का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? ठीक है, पॉलिस्टर, नायलॉन, बैग या फिर रेयान? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रेयान। ठीक है, देखो साइंस का केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ठीक है, तीनों खंड बराबर तरीके से पूछे जा रहे हैं, बहुत तरीके से अच्छे से पढ़ना है। रियो ओलंपिक 2016, अब देखो ये उस समय के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर क्वेश्चन है, यानी अभी हाल ही में 2022, 2023, 2024 में जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हुए हैं ना, वर्ल्ड कप हुआ हो, ओलंपिक हुआ हो, तो बच्चों इसके क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी इस पेपर में ओलंपिक या फिर जो हमारा अभी वर्ल्ड कप हुआ था तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ओलंपिक और वर्ल्ड कप के बारे में एक बार जरूर पूछ लेना आप। ठीक है, रियो पैरालंपिक, ध्यान देना बच्चों, रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पद के विजेता दीपिका मलिक ने कौन सा पदक जीता था? देखो रजत पदक जीता था। तो आपसे पूछ सकता है कि इस बार ओलंपिक में किसने कौन सा पदक जीता? तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं बच्चों क्या बोला। दक्षिण भारत मंदिर के प्रवेश द्वार डैश कहा जाता है। ठीक है, जो दक्षिण भारत के हमारे मंदिर हैं उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुर, घर, विमान या अंतरिक्ष? तो इसका क्या हो जाएगा? गोपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इसे क्या क्या समझते हैं? सतत विकास कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सतत विकास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि अपनी पृथ्वी को, अपने एनवायरमेंट को बिना कोई क्षति पहुंचाए जब हम अपने लिए कोई विकास करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल जो भी कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें हमारी पृथ्वी के लिए कितनी हानिकारक गैसेस और कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे हमारी पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ऐसा डेवलपमेंट जिससे हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान ना पहुंचे उसी को बोलते हैं सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या होती है? ठीक है, कोई इकाई। ठीक है, कोई इकाई। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा सा मतलब बच्चों इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है सापेक्ष घनत्व की। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में निम्नलिखित में से
किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था? फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। तो अलाउद्दीन खिलजी बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो देखो मध्यकालीन भारत का इतिहास का देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया। यानी अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पर तो भैया मैंने ये पाया है कि मध्यकालीन इतिहास का भी प्रश्न पूछ रहा है और आपका प्राचीन इतिहास का भी पूछ रहा है और आपका आधुनिक भारत का भी पूछ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ का नमक डैश होता है, ठीक है। बर्फ का नमक, ठीक है, डैश होता है, किस टेम्परेचर पे होता है? बर्फ का नमक किस टेम्परेचर पे होता है? तो 273.15 केल्विन में, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी साइंस का पूछा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? निम्नलिखित में से दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा झरना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? योसेमाइट फॉल्स या नूह का झरना या भूरा झरना या एंजल फॉल्स। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एंजल फॉल्स, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। तो विश्व विज्ञान से भी पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से बच्चों। इसको तो याद रखना, ये तो रटा रटाया प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। और हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही हमेशा जीत होती है, ठीक है बच्चों। और आपको बता दें ये जो मुंडक उपनिषद है ये प्राचीन हमारा जो भारत है उसके साहित्यों से लिया गया है, ठीक है। और आपको पता है हमारे भारत का जो चिन्ह होता है जिसको हम अशोक एम्बलम भी बोलते हैं, तो वो भी कहाँ से? सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें आपने देखा होगा कि ऐसे 3 शेर होते हैं और 3 शेर होने के बाद एक नीचे चक्र होता है और चक्र के नीचे ही लिखा होता है सत्यमेव जयते। और हमारे भारत का ये राष्ट्र प्रतीक भी है। तो देखो राष्ट्र प्रतीक चिन्ह ये तो हमने लिया है कहाँ से भाई? राष्ट्र प्रतीक का चिन्ह लिया ही हमने सम्राट के अशोक स्तंभ से लिया है, ठीक है। और अगर पूछ ले कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो वो हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल संबंधित है? तो कुश्ती हो जाएगा, ठीक है। देखिए ओलंपिक उस समय जो ओलंपिक हुए थे उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी इस साल भी ओलंपिक हुए थे, आपको ये पता है, तो ओलंपिक के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक, मालवा का पठार, बुंदेलखंड या बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा क्या भैया? अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ताप्ती नदी, ठीक है। और आपको बता दें बच्चों, जो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश के से अमरकंटक से निकल के यह गुजरात में प्रवेश करके और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो नदी है ना बच्चों, वो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो कई बार ये प्रश्न पूछता है कि भैया पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऐसे तो बहुत सारी नदी हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, लेकिन आपको बता दें बच्चों, नर्मदा, ताप्ती, इनको याद रखना है, ठीक है। मैं कुछ नाम दे देता हूं आपको, जैसे साबरमती नदी है, लूनी नदी है और माही नदी है और आपका नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, जुआरी नदी है, पेरियार नदी है। ये सब के सब पश्चिम की ओर बहती हैं और ये सब के सब नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं बच्चों, ठीक है। कई बार पूछा गया है कि नर्मदा नदी किस चीज़ का निर्माण करती है जब अरब सागर में गिरती है? तो आपका उत्तर होगा एस्चुरी नदी, ठीक है। और बच्चों नर्मदा नदी में कई सारे बांध बनाए गए हैं। तो कुछ बांध हैं, जैसे मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर है। और आपको बता दें बच्चों, मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर बांध ये भी नर्मदा नदी के ऊपर है। और उसके बाद जब आप जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, ये भी नर्मदा नदी के ऊपर ही है। और नर्मदा नदी के जस्ट किनारे से ही गुजरात में आपको बता दें बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों पिट्सबर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो भारत में बच्चों शरावती नदी, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आपको ये आंसर लगाना है। शरावती नदी में सबसे ऊंचा जलप्रपात पाया जाता है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? ठीक है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? अब देखिए ये संविधान का तीसरा क्वेश्चन है, यानी संविधान से भी अच्छा खासा वेटेज आ रहा है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, ठीक है, तो देखो कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में
प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। प्राचीन भारत से, देखिए तीसरा क्वेश्चन है प्राचीन भारत से, ठीक है। तो कितना महत्व है बच्चों, जीके जीएस का कितना महत्व है। और मैं देख पा रहा हूं कि स्टैटिक जीके के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब अगर आप स्टैटिक जीके भी अच्छे तरीके से कर लेते हो तो ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, आरपीएफ का पेपर निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जो हमारा एक प्रकार से मौलिक अधिकार भी है, ठीक है। संविधान का बच्चों चौथा प्रश्न देखो, संविधान कितना इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको बता दें Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी जो है लाल हो जाती है, उसको इंग्लिश में फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। साइंस का देखिए रसायन का तीसरा कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में। आधुनिक भारत के इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालिक योजना, ठीक है। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार से पाई गई है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार से पाई गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बच्चों सिंधु घाटी का मोहनजोदड़ो, ठीक है। सिंधु घाटी का मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारत से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, देखो, है ना। और जब भी मोहनजोदड़ो की बात करेंगे बच्चों, तो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है बच्चों मृतकों का टीला, ठीक है। सिंधु नदी किनारे था, ठीक है। यहां पर विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार पाए गए हैं, ठीक है। आगे, शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश तक घूमता है। शुक्र अपने अक्ष से डैश तक घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और अगर पृथ्वी का पूछ ले कि पृथ्वी अपने अक्ष में कहां से कहां घूमती है, तो हमारा हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया? पश्चिम से पूर्व। जबकि शुक्र का क्या है? पूर्व से पश्चिम। और बच्चों ये जो शुक्र है ना, इसी को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? संविधान का फिर से एक क्वेश्चन आ गया। कम से कम 5 क्वेश्चन तो संविधान के हो ही गए इसमें। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है भैया सुरक्षित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? यानी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? सार्वजनिक, पूंजीवादी, निजीवादी या मिश्रित? तो बच्चों हमारे भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है हमारे सरकार द्वारा, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। कई बार पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वहीं पूछ लेगा कि कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भैया वहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। आगे, राज्य का राज्यपाल कौन होता है? कौन है राज्य का राज्यपाल? कौन है? मंत्रिपरिषद, संसद, कैबिनेट? तो बच्चों यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या? कैबिनेट, ठीक है। आगे बच्चों क्या बोला? दुनिया का डैश सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर क्या है भैया? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। योग के प्रकार में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा आधा लिली, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। देखो, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम तिथि अवधि क्या होती है? यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो उत्तर हो जाएगा 6 महीने 6 सप्ताह। देख रहे हो बच्चों, संविधान के ही 7 से 8 क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वास्तुकला में पंचायत शैली डैश से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली डैश से संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों मंदिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है जरा देख लीजिए। आगे बोल रहा है कि आर्ट फिस्ट आर्टिस्ट जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य के परिषद को डैश भी कहा जाता है, तो राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। हमने देख लिया संविधान के 10 क्वेश्चन तो आ ही गए हैं, कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ठीक है। अर्थशास्त्र के 3 क्वेश्चन देख लिए हमने। आगे, राइडर शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कबड्डी। खेल के भी बहुत सारे प्रश्न देख लिए हैं। खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर डैश को समर्पित है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? शंकर भगवान को समर्पित है। आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है। वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। तो देखो बच्चों ये 50 क्वेश्चन आपके जीके जैसे कंप्लीट हुए, और इसमें हमने देखा कि संविधान के कम से कम 10 क्वेश्चन हैं, इतिहास के कम से कम 12 क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन कम से कम किसके हैं, भूगोल के हैं, और 4 क्वेश्चन कम से कम अर्थशास्त्र के हैं, और बाकी विविध जीके के हैं। तो यानी अगर आप स्टैटिक जीके को ही मद्देनजर रखते रहोगे तो बहुत आसानी से आरपीएफ का पेपर निकाला जा सकता है। स्टैटिक जीके और प्लस साइंस, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, कल फिर क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।